निर्माता के रूप में जिनमें होनी चाहिए वो नहीं है। हो सकता है कुछ लोग गुमराह हो गए हों, वो अलग बात है, लेकिन अभी स्थिति यह है कि शिक्षक अभ्यर्थी के नाम पर बहुत से फेक शिक्षक अभ्यर्थी बन के आप जो है तरह तरह के लोगों से गुमराह कर रहे हैं। उनका आक्रोश सही है, उनके आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूँ, उनका जो नाराजगी है उसको भी मैं महसूस कर रहा हूँ, और मेरा प्रयास, हम लोग का प्रयास भी है कि हाँ वह जो है तो जल्द से जल्द वह दूर हो जाए। लेकिन कोई भी चीज प्रक्रिया के तहत होती है। एक सवाल और उठाया जाता है शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से कि तेजस्वी जी का कलम खो गया। उन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट में ही पहले कलम से मैं यह आदेश करूंगा, तो कोई ऐसा नहीं है कि चीट लिख दिए और हो गया। प्रक्रिया जब वोट लिए थे 10 अगस्त को, और 10 अगस्त को तेजस्वी जी ने घोषणा किया था यहाँ साहब मैं रोजगार की दिशा में मेरे सरकार की प्राथमिकता होगी, और उसने शिक्षक अभ्यर्थियों के बारे में भी उन्होंने कहा था। 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने गांधी मैदान की सभा में उनके द्वारा घोषणा किया गया था। तो पहली कलम का मतलब यह नहीं है कि शिक्षक बहाली करना है और जो सो तानाशाही हुकूमत नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सिस्टम है। कोई भी चीज होता है सिस्टम के तहत होता है, एक प्रक्रिया के तहत होता है। हम खाना खाएं और कहें कि जैसे तुरंत हमको जो है सो हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ गया, प्रक्रिया के तहत वह पाचन क्रिया के तहत आता है, उसका फिर कन्वर्सन होता है, उसके बाद तब जो है सो हीमोग्लोबिन बढ़ता है। तो इसलिए पहली कलम से तो पहले वोट लेने के साथ ही उनके द्वारा इस पर पहल किया गया, प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया में कई, जैसे कि मैंने बताया, छठा चरण जो बहाली हुई, आप देख रहे हैं कि अभी तक जो है सो वह प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई है, पद खाली है और प्रक्रिया अभी तक समाप्त नहीं हुई है। तो कई खामियां हैं। जो नियोजित शिक्षक हैं उनके सामने स्थानांतरण का मामला है, और कई बातें हैं उसमें, सेवा शर्त वगैरह जैसी कई बातें हैं जिनके कारण जो नियोजित शिक्षक है उनके सामने परेशानी हो रही है। तो इन सारे चीजों को आप देख रहे हैं, हर बात में जो है सो लोग कोर्ट में चला जाता है, और कोर्ट जो है सो अपने ढंग से सोचती है, उसको अपने ढंग से वह फैसला करती है। तो इन सारे चीजों से बचने में अब दूसरा सवाल है, अब संतोष जी हैं, भाजपा बोल रही है, लेकिन नियुक्ति होगी, नियुक्ति में पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, बजट में प्रोविजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बजट में अगर एलोकेशन नहीं होगा, नियुक्ति के बाद में वेतन कहाँ से दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। और क्या हो रहा है, शिक्षा जो है समवर्ती सूची में है। केंद्र सरकार को जो केंद्रांश की राशि देनी है शिक्षा में, पहले 90% केंद्र सरकार देती थी सब शिक्षा अभियान में, फिर बाद में 75% हुआ, और आज 50% केंद्रांश की राशि देना है केंद्र सरकार को, लेकिन वह भी नहीं दे रही है, वह भी समय पर नहीं दे रही है। तो इन सारे जो खुद इसके लिए दोषी है, जो सबसे बड़ा दोषी इनके लिए है, जो देश में जो इस बेरोजगारी की समस्या जो बनी है, आज आप देख रही हैं, आज शिक्षक अभ्यर्थी इतनी संख्या में है, केवल शिक्षक अभ्यर्थी का मामला नहीं है, जिस ढंग से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो जो बड़ी नियोजन संस्थाएं थी, डिफेंस उसमें नियोजन बंद हो गया, रेलवे उसमें नियोजन बंद हो गया, होम डिपार्टमेंट जिसमें सीआरपी बीएसएफ वगैरह की जो नियुक्ति होती है उसमें जो है सो सीमित कर दिया गया। बैंक में रिक्रूटमेंट होता था बड़ी संख्या में, बैंकों को एक दूसरे के साथ मर्ज करके बैंकों की संख्या कमा दी गई, बैंकों में स्टाफ की संख्या कमा दी गई। तो इस ढंग से जिन सरकार के गलत नीतियों के कारण आज बेरोजगारी सुरसा की तरह मुंह बाए हुए बढ़ते चला जा रहा है। समस्या हुआ है केवल शिक्षक अभ्यर्थी, तो ठीक है 3.25 लाख पद यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी का मैंने यहाँ पे अकोमोडेशन होगा शिक्षक के रूप में, क्या 3.25 लाख से बेरोजगारी की समस्या सॉल्व हो जाएगी? नहीं सॉल्व हो जाएगी। तो शिक्षक अभ्यर्थी सुन कर बोर हो गए सर। शुरुआती बात कुछ आपने अच्छी कही, लेकिन एक बात बताइए कि जब आप विपक्ष में थे तब क्या नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, संजय जायसवाल को लेकर ये शिक्षक अभ्यर्थी कई तरह के हंसने वाले मजाकिया अंदाज में अपनी बात नहीं रखते थे क्या? तब तो ये आपको शिक्षक नहीं सुकन्या जी यह जो है सो मामला कब से उठा है, कब यह जोर पकड़ा है, जब हम लोगों ने इसमें हम लोगों की सहभागिता हुई है और हम लोगों ने जब आवाज उठाया है, उसके बाद जो हम भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। 4 साल से कर रहे हैं
लेकिन जब इन लोगों को हटा दिया गया था गर्दनी बाग से ठंड की रात में, और उसके बाद जो इन लोगों को कहीं जगह नहीं मिल रहा था, तेजस्वी जी खुद ही को पास में आए थे। इस मुद्दे पर आपकी भूमिका, तेजस्वी यादव की भूमिका और आरजेडी की भूमिका बहुत अच्छी रही है। आज वो क्वेश्चन में नहीं है। आज भी सरकार में हम हैं, तो आज भी महागठबंधन काफी गंभीर है इस मुद्दे पर, काफी गंभीर है, और इस दिशा में काम बढ़ रहा है आगे, और नियुक्ति होगी और बहुत जल्द होगी नियुक्ति। ठीक है, चलिए बीजेपी वाले से बातचीत करेंगे। संतोष पाठक जी बताइए। सुकन्या जी, आज के इस डिबेट के कार्यक्रम में अभ्यर्थी लोग आए हैं, ये अच्छा लगा कि सबको एकोमोडेट करके हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है कि दोनों प्रमुख पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव आपके शो में बैठे हैं। चितरंजन भैया से बहुत गंभीर चीजों की सुनने की आदत रही है, आज भी उन्होंने बात अपनी गंभीरता से रखी है, लेकिन उसमें समस्या ये है कि नेता के बोले हुए झूठ को अब प्रवक्ताओं के पास डिफेंड करने के अलावा और कोई काम बचा नहीं है बिहार में। तो मैं चितरंजन भैया को दोषी नहीं मानता हूं। जब हम लोगों के आंख के सामने जब तेजस्वी जी ने इतने बड़े बड़े वादे किए थे, 100 से ऊपर सभाएं उनकी हुई थी 2020 में, मैं उनसे बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन कल परसों एक मैंने ट्वीट देखा है जो ये मीकू पाल जी और आलोक भाई लोग जो चलवा रहे थे ट्विटर पे, जो ट्रेंड कर रहा था, उसमें एक ट्वीट मुझे जो बहुत मन से परेशान भी किया उस ट्वीट ने। उसमें ये लिखा हुआ था कि तेजस्वी यादव जी के उसमें एक भाषण की कटिंग भी थी तेजस्वी जी की 1 मिनट की, और उसको कोट करके लिखा हुआ था कि इसी भाषण पर मोहित होकर हम लोगों ने ऐसी पार्टी को वोट दे दिया जिस पर हमने कभी भरोसा नहीं किया था, लेकिन हमें ये लगा कि तेजस्वी यादव जी कुछ बीच का मार्ग निकालेंगे और हम लोगों को मौका मिलेगा बिहार में। लेकिन मैं उस दौर से ही आपको 2020 से जब वो चुनाव शुरू हुआ उसी समय से मैं सिलसिले में 2 मिनट का समय लूंगा, सारी बातें मैं खत्म कर दूंगा। जब 2020 का चुनाव बिहार में हो रहा था तो पूरा देश ही नहीं बल्कि समस्त दुनिया जो है वो कोरोना के बीमारी से पूरी तरीके से अस्त व्यस्त थी, त्रस्त थी, लाखों लोगों का जीवन का संकट था, और ये सभी जानते हैं, ये मीकू भाई भी जानते हैं, ये आलोक जी भी जानते हैं, चितरंजन जी भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं इस बात कि कोरोना ने भारत सहित पूरे दुनिया के अर्थव्यवस्थाओं को बहुत नुकसान पहुंचाया था। उस समय पर स्वाभाविक है कि कंपनियां बंद थी, बेरोजगारी की स्थिति पूरे देश में बहुत तेजी से बढ़ रही थी। मुझे इस बात को स्वीकार करने में भी संकोच नहीं है कि बेरोजगारी का दर उस समय पर संभावित तौर पर 42% के आसपास था जब कोरोना का 2 साल का समय गुजरा। तो उस 42% के बेरोजगारी का लाभ उठाकर तेजस्वी यादव जी ने एक झूठ का प्रचार किया था पूरे बिहार में, और सब लोग जानते हैं इस बात। मैं भाजपा का मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर था, मुझे ये बात स्पष्ट तौर पर पता थी कि कुल मिलाकर 4.25 लाख से लेके 4.5 लाख के आसपास सरकारी नौकरियों की वैकेंसी बिहार में 2020 में थी। तेजस्वी यादव जी ने उसको 10 लाख बताया, ये कहा कि 5 लाख के आसपास है, 5 लाख हम लोग नया पद सृजित करेंगे। ऐसा राज्य जिसको लालू यादव जी ने 2005 में मात्र 22-23 हजार करोड़ रुपए के एनुअल बजट पर छोड़कर गए थे, उस बजट को हम लोगों ने 2.25 लाख करोड़ के आसपास पहुंचाया है। ये हमारी उपलब्धि है, इस पर किसी को कोई शंका नहीं है, पूरे बिहार को उसका लाभ मिला है। बजट जब बढ़ता है तो समाज के सभी वर्गों को उसका हिस्सेदारी मिलती है और उससे लाभ पहुंचता है सभी लोगों को। लेकिन जो झूठ तेजस्वी जी ने बोला है 2020 के चुनावों में, अब जनता उसका जब हिसाब मांग रही है तो चितरंजन भैया यहाँ पर बैठ के प्रक्रिया की बात समझा रहे हैं। क्या ये कहीं पर संविधान में लिखित प्रक्रिया है कि कोई भी व्यक्ति कैबिनेट के पहले बैठक में 10 लाख नौकरियों के लिए घोषणा कर देगा और 10 लाख नौकरी दे देगा? ये संभव था? पहला तो सवाल ये है तेजस्वी यादव जी को और तेजस्वी यादव जी से जुड़े हुए प्रवक्ताओं को इस बात का विश्लेषण पूरी यथार्थवादी दृष्टिकोण से करना चाहिए और स्पष्ट तौर पर यह बताना चाहिए कि क्या 10 लाख नौकरियों पर एक सिंगल हैंड से सिग्नेचर करके दिया जा सकता था कि नहीं दिया जा सकता था।
आज नीतीश कुमार जी जब उनके साथ बैठे हैं, तो आजकल तो जदयू के प्रवक्ता आते ही नहीं है कहीं, उनसे क्या बात कहा जाए। लेकिन नीतीश कुमार जी जब पूछते थे कि 10 लाख नौकरी कहां से दोगे बाबू, जेल से रुपया आएगा, पूछते थे ना नीतीश कुमार जी, उनको भी मालूम था कि ये संभव नहीं है। हम भी ये बात लगातार कर रहे हैं। हमने ये कहा था कि 4.5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे और बाकी अन्य सेक्टर्स में रोजगार के आधार स्तंभों को सृजित करेंगे, और अगर मौका मिलेगा तो 19 लाख के आसपास रोजगार, 19 लाख हम लोगों ने गणना की थी, एक एक चीज की गणना हम लोगों ने की थी, और सबको ये मालूम है कि गैर सरकारी क्षेत्र में हम लोगों ने एक अच्छी रोजगार की व्यवस्था को सृजित करने का काम किया था। 36,000 करोड़ रुपए से ऊपर के इन्वेस्टमेंट्स बिहार में आ रहे थे जब नीतीश कुमार जी हमसे अलग हुए। आज एक बात और मैं बता दूं, 2019 में जब हम सरकार 2017 से 20 के बीच में हम लोग थे सरकार में, 2019 में शिक्षक बहाली की पूरी प्रक्रिया शुरू की गई थी। आज जब हम लोग 2022 में बैठे हैं तो लगभग 3.5 लाख शिक्षकों की बहाली की बात थी, उसमें से लगभग 1 लाख से ऊपर बहालियां हो चुकी हैं। मिकू जाए, आपको कोई इस बात पर संदेह है? संदेह तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आलोक जी। मैं सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी न करिए। ये 50,000 का आंकड़ा हो सकता है, 45,000 का आंकड़ा हो सकता है, इसको 1 लाख न ले जाए। एक चीज और मैं बस आपको कहना चाहूंगा, अभी संतोष जी ने कहा, एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड। आपने कहा कि आप जो है बीजेपी के घोषणा पत्र के समिति के मेंबर थे। बीजेपी ने भी खुद घोषणा किया था कि 1 साल के अंदर 3 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी। आप सरकार में 2 साल थे और 2 साल कॉपी में रखिए भाई साहब, भाई साहब आप पब्लिक डोमेन में है, आप देख लीजिएगा। 3 लाख सुन लीजिएगा, मेरी बात आप सुन लीजिए। आपने बात कर दी अपनी, आप मेरी बात सुन लीजिए। हम लोगों ने ये कहा था कि चरणबद्ध तरीके से आने वाले 5 वर्षों में 4.5 लाख सरकारी नौकरियां हम लोग क्रिएट करेंगे, और 4.5 उसमें शिक्षकों की भी संख्या जुड़ी हुई थी, उसको जोड़कर और स्वास्थ्य विभाग को जोड़कर मेजर इसी 2 विभाग में वैकेंसी आती है, और इन्हीं 2 विभागों को जोड़कर आंकड़ा हम लोगों ने निकाला था। ये मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप 50,000 नौकरी दिए ना जी, 50,000 में तो शंका नहीं है आलोक जी, आपको भी 50,000 दिए ना। लेकिन क्या हम लोगों ने ये कह दिया कि हम लोग 1 साल में नौकरी दे देंगे, पहले कैबिनेट में नौकरी दे देंगे? ये संभव ही नहीं है। प्रक्रियाधीन, देखिए हम भारत के सबसे बड़े विपक्षी दल रहे हैं 60 वर्षों तक। हम लोगों ने कभी किसी को भरमाया नहीं, झूठ किसी से कहा नहीं। राम मंदिर आंदोलन हम लोगों ने चलाया, धारा 370 पर बात की, और ये भी कहा था कि जब हमको फुल मैंडेट मिलेगा तो हम लोग इन दोनों चीजों को पूरा कर देंगे। आज आपको इस बात पर शंका है? किसी को शंका नहीं है पूरे देश में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भी भूमिका जानती है और सरकार की भी भूमिका को जानती है। इसलिए हम लोगों ने जो भी एक सामान्य जनमानस को कैसे उसको बेहतर जीवन दिया जा सकता है बिहार जैसे गरीब राज्य में भी, इसके लिए सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेवार दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। नीतीश कुमार जी का भी सुशासन सिर्फ हमारे साथ चला है, आपको भी ये बात मालूम है, सभी को ये बात मालूम है। 2005 से 13 के बीच में जो सरकार चली और 2017 के बाद से कम कमांडिंग परिस्थितियों में भी हम लोगों ने एक अच्छी सरकार देने की कोशिश की थी नीतीश कुमार जी के साथ। मैं आपको अंदर का संकट बताता हूं जो बात चितरंजन भैया नहीं कहेंगे। नीतीश कुमार जी के साथ काम करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैं तेजस्वी जी को भी डिफेंड कर देता हूं, यहां पर चितरंजन भैया को भी थोड़ा अच्छा लगेगा। पिछले 3.5 महीने की सरकार में 2 महीने से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव जी को समय नहीं दे रहे। ये नीतीश कुमार जी का काम करने का तरीका है। उन्होंने हमें भी भरमाया। जब हम लोगों ने बात की थी शराबबंदी की समीक्षा कीजिए, क्योंकि बिहार में एकमात्र मुद्दा शराबबंदी नहीं है। आपके अहंकार की बात हो सकती है, लेकिन बिहार में अन्य भी मुद्दे हैं जिसको एड्रेस किए जाने की आवश्यकता है। नीतीश कुमार जी की पार्टी ने जो धोखा दिया, इसी बात पर दिया कि आप लोग हमारे बनाए हुए नियम को समीक्षा की बात कही नहीं सकते। अरे आप हमारे साथ हैं, हम आपके गठबंधन के हिस्सेदार हैं, और हम लोग आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। हमारे मंचों पर आपका भी भाषण होता है, तो आपके साथ की जिम्मेवारी हमारी है। तो जो हम लोगों ने साझा प्रचार किया है, तो किसी विषय पर साझी बात क्यों नहीं कहेंगे? ये बात हम लोगों ने नीतीश कुमार जी से पूछी, तो उन्होंने एक नया चेहरा धारण कर लिया कि बिहार में जो बैताली प्रकरण की राजनीति है, विक्रम बैताल की राजनीति करते हैं नीतीश कुमार। आज उनके प्रवक्ता होते तो आज यहाँ पर मैं आंसू से रुला कर भेजता हूं।
बिहार के दूसरों के कंधे पर उचक कर बैठना नीतीश कुमार की राजनीति का हिस्सा हो गया है। और आज ये स्पष्ट तौर पर मैं कह रहा हूं, अगला भविष्य तेजस्वी यादव का ही है और भारतीय जनता पार्टी उनके सामने खड़ी रहेगी बड़ी मुस्तैदी से, इसमें कहीं किसी को शंका नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी को अब ये बिहार की गद्दी छोड़नी पड़ेगी। मैं आपको स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव जरूर जिम्मेदार हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कानून की प्रक्रियाओं को सीधी तरीके से बात नहीं की। कभी ये संभव नहीं था कि एक व्यक्ति पहले कैबिनेट में बैठेगा और 10 लाख नौकरी दे देगा। नीतीश कुमार जी के रहते तो वो बिल्कुल संभव नहीं था, क्योंकि नीतीश कुमार जी को वास्तव में एक बात बता रहा हूं, बिहार के डूबने के पीछे सबसे बड़ा कारण अगर कुछ है तो सोशलिस्ट पॉलिटिक्स है, जिसकी वजह से लोगों को गरीब बनाए रखने की कला है सोशलिज्म। आपको आपके जीवन में प्रकाश लाने के लिए जितने भी मार्ग होंगे उन सभी मार्गों को नीतीश कुमार बंद कर देंगे। और मैं अंदर की बात बताता हूं कि नीतीश कुमार हमसे क्यों भागे। 36,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रोपोजल्स बिहार सरकार के पास सिंगल विंडो प्रणाली के पास पेंडिंग थे, और उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट आज जमीन पर आपको थोड़ा बहुत काम करते हुए भी दिखाई देंगे। नीतीश कुमार ये नहीं चाहते कि बिहार में किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट आए। जो भी पैसे हैं नीतीश कुमार जी के खाते से निकले और 1000-2000 करके बिहार के सामान्य लोगों को मिलता रहे, नीतीश कुमार की राजनीति चलती रहे। इतनी ही नीतीश कुमार जी की समझ है पूरे राजनीति की। बिल्कुल संतोष जी, लंबी तकरीर हमने चितरंजन गगन की सुनी और उसके बाद आपका लंबा चौड़ा भाषण, जिसमें आपने तेजस्वी यादव की भी ढेर सारी तारीफ की और बीजेपी की भी तारीफ की। ये बताइए, अगर नीतीश कुमार बहुत बुरे हैं, उनके साथ काम करना इतना ही मुश्किल है, तो फिर 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी आपने नीतीश के मना करने के बाद भी उनको बिहार की कमान क्यों सौंपी? नीतीश कुमार जब आपके साथ रहते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं, और जब दूर चले जाते हैं तो उनकी बेताली प्रवृत्ति और तमाम तरह की बातों पर आप लोग प्रकाश डालना शुरू कर देते हैं। सही कह रहे हैं प्रशांत किशोर घूम घूम कर कि बिहार की बदहाली में बीजेपी और आरजेडी जेडीयू का तो अपना हाथ है, लेकिन बीजेपी का भी रोल है, जिसने नीतीश के भरोसे छोड़ दिया बिहार को। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, प्रशांत किशोर जी की राजनीति न बिहार के लोगों को समझ में आ रही है, न उनकी बातें लोगों को समझ में आती है। अगर वो हमारे विरोधी थे तो ठीक थे, 2014 तक तो हमारे साथ थे ना, वो 15 तक 14 तक 15 में काहे नीतीश कुमार के पास चले गए और लालू यादव के पास, जब वो लोग प्रशांत किशोर जी दूध में बोतल में दूध नहीं ना पी रहे थे 14-15 में, बोतल में तो सारी बातों को डिपेंड नहीं करता। आज अगर कूट किया है उसका जवाब दीजिए। मैं प्रशांत किशोर को कोई भगवान मैं जवाब ही दे रहा हूँ, मैं वही जवाब दे रहा हूँ कन्या जी। मुझे इस बात का कोई विरोधाभास नहीं है कि हम लोग जब थे नीतीश कुमार जी के साथ सरकार में, ये वास्तविकता है कि बिहार अपने दुर्गति के दिनों से बाहर निकलकर बहुत तेजी से आगे बढ़ा था। सबको ये बात मालूम है, सबको ये बात जानकारी में है। 2005 से 13 के बीच में मालूम है कितनी सरकारी नौकरियां हम लोगों ने दी? 6.5 लाख। 7-8 वर्षों में हम लोगों ने 6.5 लाख सरकारी नौकरियां दी थी, और ये बात सबको मालूम है। लालू जी ने अपने 15 वर्षों में 3.5 लाख सरकारी नौकरियां दी थी 1990 से 2005 के बीच में। कहीं भी आप ये आंकड़े को वेरीफाई कर ली। इसलिए हमने जो काम किया था उसमें किसी को बिहार में संदेह नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी के नियत पर और तेजस्वी यादव जी की राजनीति पर आज के डेट में बिहार में गंभीर सवालिया निशान है। ये 4,500 नोटा के जो वोट है वो इस बात के परिचायक है। ठीक है, देवजानी जी भी हमारे साथ बनी हुई है और कई मौकों पर इस मुद्दे को लेकर हम लोग चर्चा करते हैं तो उसमें देवजानी जी भी जुड़ती हैं। लेकिन देवजानी जी से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आलोक, जो आंकड़े यहाँ पर बीजेपी की तरफ से पेश किए गए उसको लेकर आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो काउंटर ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग देवजानी जी के पास जाएंगे। अभी संतोष सर ने कहा कि 3 लाख शिक्षकों की भर्ती की बात हम लोगों ने कही थी, लेकिन चरणबद्ध तरीके से कही थी। अभी मैंने जस्ट बीजेपी के ट्विटर हैंडल से वो ट्वीट निकाला है, जिसमें बीजेपी ने दिया था संकल्प, तीसरे संकल्प के रूप में, कि 1 वर्ष में राज्य के सभी प्रकार के विद्यालय, उच्च शिक्षा के विश्वविद्यालय संस्थान में 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। ये बीजेपी के ट्विटर हैंडल पे भी आप जाके देख सकते हैं। बीजेपी के ट्विटर हैंडल पे दिख रहा है, जाके बीजेपी पर बिहार का देख लीजिए आप। तो ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है संतोष जी, एक बार जाके बीजेपी का जो ट्विटर हैंडल है वहां आप देख लीजिए। 3 लाख शिक्षकों की भर्ती का वादा आपने किया था कि 1 साल के अंदर करेंगे, और 1 साल में कितनी, आप 2 साल सरकार में साथ में थे और कितनी भर्तियां हुई है इसका आंकड़ा आपको खुद आसानी से मिल जाएगा अगर आप देखेंगे। दूसरी बात चितरंजन गगन जी की हम कहना चाहेंगे कि सर बार बार इन चीजों को कोट कर रहे थे कि
एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया की वजह से हम लोग रुके हुए हैं। आप बताइए, 4 महीना लगभग आपकी सरकार बने हुए हो गई। 10 अगस्त को अभी बताया आपने कि माननीय मुख्यमंत्री